Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the most important topic of first year chemistry, chapter number 3, atomic structure, that is radioactivity. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं. तो इनिशियल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं जो नोट्स के अंदर बुक में हैंड आउट में मौजूद हैं. दोज एलिमेंट्स विच हैव atomic number greater than 80 or 82 emits invisible radiation. These radiations are called radioactive radiation. Element is known as radioactive element and the phenomena is known as radioactivity. तो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन थी जो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, हेनरी बैकरियल ने पिच ब्लेंड की फॉर्मेशन की थी. इसके बाद सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट होने वाला रेडियोएक्टिव मेटल था वो कौन सा था? रेडॉन. किसने किया था? दो सिस्टर्स थी केमिस्ट, पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी. जैसे आपने नाम सुना होगा मदाम क्यूरी. ठीक है, वो मैडम क्यूरी. तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से पढ़ रहे तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे. ठीक, अब ये तो आसान सी बात थी कि भाई क्या वो कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है. क्या वाकई ऐसा ही? नहीं. इसका मतलब हमने अपने इंटरमीडिएट के टॉपिक्स में कुछ मिस किया. ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वही रेडियोएक्टिव एलिमेंट. उनके अलावा भी होते हैं. भाई उनके अलावा कौन से? उनके अलावा वो, अच्छा हम रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन किसी से पूछेंगे वो यही बताएगा 80-82 से ज़्यादा हो, इमिट करेंगे इनविजिबल रेडिएशन क्योंकि उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, और वो इमिट एनर्जी करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर लें. यही बात होती है सिंपल वर्ड में. यानी कि एलिमेंट हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस वो भी रेडियोएक्टिव है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? इमिट कर देगा. ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगा. इसका मतलब एनर्जी का वेरिएंस है. लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एक तरीके से हम लोग जो 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9 स्टैंडर्ड से वो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं 80 और 82 से ग्रेटर हो तो वही होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट. लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई. अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है? यकीनन देखिए, याद रखें, वो तमाम एटम जिनका n/p रेशो, n/p रेशो कैसे कहते हैं? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो. अगर 1.5 से ज़्यादा हो गया तो ये एलिमेंट होगा रेडियोएक्टिव. वजह यह है ट्राइटियम. अब इसका एटॉमिक नंबर तो 82 से ज़्यादा नहीं है नॉर्मल. ये तो हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का. जब हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसका मतलब वो 82 वाली डेफिनेशन पे फुलफिल नहीं हो रहा. इट मीन्स दैट वो 100% एलिमेंट के ऊपर वो डेफिनेशन नहीं उतर रही. हाँ, वो तमाम एलिमेंट जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो रेडियोएक्टिव हैं. वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनका n/p रेशो ग्रेटर होगा 1.5 से. यानी दोस एलिमेंट्स विच आर अनस्टेबल इन नेचर ड्यू टू ग्रेटर रेशो ऑफ 1.5 ऑफ n/p. अगर n/p का रेशो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1.5 से ग्रेटर हो गया तो वो एलिमेंट आएंगे अनस्टेबल न्यूक्लियस की कैटेगरी में. और अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. तो ये सबसे मेन पॉइंट था, आप लोगों को याद होना चाहिए. अब अगर हम इसके बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं. ट्राइटियम आइसोटोप है ये हाइड्रोजन का. इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2. ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है? 1. इस तरह प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन का डिफरेंस है. प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटियम में 1 और ट्राइटियम में 2. अब इसका n/p रेशो निकाले. n/p रेशो कितना आ गया इसका? 2. देखें n क्या था? न्यूट्रॉन 2 ऊपर, प्रोटॉन नीचे 1. तो n/p क्या हो गया? 2 विच इज ग्रेटर देन 1.5. तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा? अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा इसके पास. तो ट्राइटियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो जस्ट डेफिनेशन आपको n/p के लिहाज से याद होनी चाहिए. ठीक है, बाकी तो वो डेफिनेशन ठीक है, वो याद होनी चाहिए आपको जो हम 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अब देखें, ओवरऑल इसमें 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं और दोनों में तस्वीरें सेम है. फर्क किस चीज़ का है? फर्क एनर्जी का है. लेफ्ट साइड पे एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है. जब एक चीज़ अनस्टेबल होती है, ठीक है, वो क्या करेगी? एनर्जी इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस.
जब वो एनर्जी रिलीज करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एनर्जी इमिट करने के बाद स्टेबल फॉर्म हासिल कर लेगा। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस और एक स्टेबल न्यूक्लियस में डिफरेंस किस चीज का होता है, एनर्जी का, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव से नॉर्मल की तरफ जा रहा है, इट मींस दैट उसने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमिट कर दी है, जिसकी वजह से उस एलिमेंट का N/P रेशियो 1.5 से कम हो गया है। अगर एलिमेंट का रेशियो एनर्जी इमिट करने की बेसिस के ऊपर 1.5 से कम हो जाए तो वो चला जाएगा एक नॉर्मल स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अभी सिंपल देखें, यहाँ पे अल्फा डीके दिखाया गया यूरेनियम का। तो एक सिंगल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, अगर उसको स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो अपने अंदर से उसने अल्फा पार्टिकल को इमिट किया। अल्फा पार्टिकल का जो आपके पास चार्ज और मास था 2 और 4, अब 2 और 4 को माइनस कर देंगे, 92 माइनस 2 90 और 238 माइनस 4 तो 234, तो इसके एक डॉटर न्यूक्लियस निकला और साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, एमिट होगा। तो इसका मतलब यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उसके बाद मजीद रेडियो एक्टिविटी की तरफ ऐसा नहीं हो सकता एक साथ सारी एनर्जी इमिट कर दे, या कि एनर्जी जो इमिट होगी वो भी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर होगी, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी इमिट होगी, और जो एलिमेंट होगा वो रेडियो एक्टिविटी से मतलब अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आने के लिए अपनी फॉर्म्स भी चेंज करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसको रखा लेड बॉक्स के अंदर। लेड सीसा वो वाहिद मेटल होता है जिसमें से किसी भी किस्म की रेडिएशन पास नहीं होती। इसने यूरेनियम को या रेडियो एक्टिव सोर्स को शीशे में रखा, इसके सामने लगाई स्लिट ताकि रेडिएशन को एक पॉइंट पे हासिल कर सकें, और उसके सामने लगाई फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी ताकि वो इनविजिबल रेडिएशन की डिटेक्शन आसानी से कर सके। अब इसने दरमियान में क्या लगाई, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या हो गया, ये सिंगल बीम ऑफ रेडिएशन स्प्लिट अप इनटू 3 सीरीज। वो रेडिएशन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई हैविंग पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, वो रेडिएशन जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई हैविंग नेगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल। अच्छा एक बात और, रेडियो एक्टिविटी असल में वेरिफिकेशन होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, कंफर्मेशन है ये। भाई पहले साइंटिस्ट ने, क्रूक्स ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की, अब इसको वेरीफाई कौन करेगा, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो असल में यहाँ से वेरीफाई हो गया, हाँ भाई एटम में एक नेगेटिव चीज़ भी होती है और एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है, लेकिन साथ साथ ये देखा गया कि कुछ रेडिएशंस ऐसी भी हैं जो कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास हो रही हैं। इट मीन्स दैट वो क्या थे, उनका नाम दिया गया गैमा रेडिएशंस, और इन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, और इन बेसिस के ऊपर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए आगे बढ़ेंगे हम। चैडविक ने डिस्कवरी की थी किस चीज़ की, न्यूट्रॉन की। ठीक है, इन बेसिस के ऊपर। तो फिलहाल अभी हम तीनों की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ रेडिएशन देखें तो भाई एक जो हैवी न्यूक्लियस है मतलब रेडिएटिव सोर्स, इसने 3 टाइप के रेडिएशन को इमिट किया, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज, और गैमा फोटोन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले अल्फा रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए। नंबर 1, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होता है, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। आगे पढ़ेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो भी होता है। अब फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई क्या होता है, कैरी करता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये क्या होता है अल्फा पार्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड हमारे पास ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्यों डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। थर्ड, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जगमगाहट प्रोड्यूस करते हैं अगर ये एक सरफेस से टकराएं और उस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दी गई हो। दे प्रोड्यूस फ्लोरेंसेस व्हेन स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड कोटेड सरफेस। एंड द लास्ट वन, पेनिट्रेट 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर। ये एयर में 1 से 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें बीटा रेडिएशंस की। बीटा रेडिएशन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई थे। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट चीज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ये जाहिर कर रहा है बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, पेनिट्रेट करते हैं 1 से 2 मीटर इन एयर, लास्ट अल्फा थे 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
गैमा रेडिएशंस ये होती हैं नॉन मटेरियल इन नेचर, नॉन मटेरियल नेचर की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं नेचर के लिहाज से। नेक्स्ट हम बात करें कैन पेनिट्रेट थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर स्कैनिंग पर्पस, इसको स्कैनिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पेनिट्रेट करती है 15 से 18 सेंटीमीटर इन लेड। इसका मतलब अच्छा जो पेनिट्रेशन देखी आती है नॉर्मली, देखें अल्फा पार्टिकल एयर के अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर, बीटा पार्टिकल 1 से 2 मीटर, और गैमा रेडिएशंस पेपर से भी पास हो जाएगी, वुडन सब्सटेंस से भी पास हो जाएगी, मेटल से भी पास हो जाएगी। लेड में भी 15 टू 18 सेंटीमीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकती है लेड बॉक्स के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से तस्वीर में थोड़ी सी बात दिखाई गई कि अल्फा पार्टिकल पेपर पे रुक जाएंगे। अच्छा इसमें तीन चीजें हैं, पेपर है, वुड है, और इसके आगे क्या है, लेड, लेड मेटल है, उसके दरमियान भी कोई ना कोई मेटल होगा। अल्फा पार्टिकल पेपर पे रुक जाएंगे, बीटा पार्टिकल वुडन सब्सटेंस पे रुक जाएंगे, गैमा पार्टिकल पेपर से भी पास हो जाएगा, वुड से भी पास हो जाएगा, और किसी भी मेटल से भी पास हो जाएगा, लेकिन आखिर में क्या लेड बॉक्स रोक देगा। लेकिन कितना पेनिट्रेट होने के बाद, 15 टू 18 सेंटीमीटर पेनिट्रेट होने के बाद, ठीक है। तो हमने रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक खत्म कर दिया। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को इसमें समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अल्लाह हाफ़िज़।